हाय एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, स्वागतम आप सबका आज की क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन बच्चों आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं। अगेन छोटू सा चैप्टर, इजी सा चैप्टर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर तुम लोगों को आज की क्लास में तो ऑब्वियसली बात है अपन बेसिक्स वगैरह क्लियर करेंगे, ताकि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो, जब वो आगे उनका मेंशन हो तो तुम लोगों को क्लियर हो कि भाई किसके बारे में बात हो रही है। बाकी एक बार वो चीज खत्म हो जाती है ना, उसके बाद तुम लोगों को लगेगा कि एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो छोटू सा चैप्टर है, इसको हम लोग 3 क्लासेस में आराम से निपटा देंगे, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जिस तरीके से करते हैं। और बच्चों मैं ट्राई करूंगी कि नवंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बट जिस तरीके से हमारे चैप्टर्स रहते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स है, मतलब इसके बाद अपनी ऑप्टिक्स भी आएगी। मॉडर्न फिजिक्स तो चलो हमारा छोटा सा यूनिट है, लेकिन हमारा थर्मल भी रहता है। तो थर्मल फिजिक्स को थोड़ा सा क्रिएटिवली कंप्लीट करेंगे, मैं तुम लोगों को बता दूंगी किस तरीके से, एक साथ मिलके डिटेलिंग में, है ना। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर के अगर 4-5 दिन भी लगे ना, तो उसमें हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब कुछ भी सिवाय रे ऑप्टिक्स के एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर माथा झक होगा। जैसे मैकेनिक्स के चैप्टर नहीं होते कि मतलब इट बिकम्स टू मच, कि आप 2-3 चैप्टर अगर मैकेनिक्स के एक साथ कर लो ना, तो दिमाग एक तरीके से सुन बैठ जाता है, क्योंकि वहां पर हर तरीके का मैथमेटिकल टूल है। वहां जहां पर भी किसी भी चैप्टर में अगर वेक्टर्स आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर टाइम लगता है, दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट करने में या फिर रिवाइव करने में, एक बार उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बट वो वाला पोर्शन हमारा भगवान की दया से कंप्लीट हो चुका है। अब बिल्कुल आराम से जो हमारा बचे हुए यूनिट्स हैं हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शेयरिंग दी स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू एवरीवन। तो पहली स्लाइड डिजाइन कर देती हूँ, है ना। तालियां बज जाएं, फट से तालियां बज जाएं, नए नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है ना। अब तुम लोगों को सिर्फ दिक्कत आ सकती है जो कि है रे ऑप्टिक्स, और मान के चलो कि सारे के सारे चैप्टर्स हलवा हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। तो होता हुआ बच्चों 12 नवंबर को शुरू होता हुआ 12 नवंबर को। और आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगी, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और तुम लोगों को लगेगा कि यार दी ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर अपन करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंसेज लॉ, एंड लेंसेज लॉ। ठीक, ताली बज गई, वेरी गुड। ग्रुप का लिंक बच्चों क्लास के एंड में दे दूंगी, जो भी नए बच्चे यहाँ पर आए हैं, है ना, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए, ये वाली क्लास के बाद तुम लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। भगवान का नाम लेके सारे बोलो हर हर महादेव, जल्दी से। और शुरू करते हैं अपन इस चैप्टर को। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ एक्चुअली में ये वाले चैप्टर में है क्या। देखो हम लोगों ने ना अभी तक ये पढ़ा है कि किस तरीके से जो चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से अगर मूविंग चार्जेस हैं, मतलब अगर करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लैग हो गया क्या? हेलो, अब देखना बच्चों, ऑडिबल विजिबल? दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ? हाँ, चैट्स रुक गई थी। नाउ फाइन, चलो तो रिज्यूम करते हुए, तो जैसे कि मैं तुम लोगों को ये बता रही थी कि ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है। तो अभी तक हम लोगों ने ना ये पढ़ा है कि किस तरीके से जो चार्जेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से जो मूविंग चार्जेस है बोले तो करंट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इतना अपन ने डिस्कस किया है।
अब हम लोग ये वाले चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि मान लो अगर किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर पाऊं, तो अगर मान लो उस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो किस तरीके से उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ ऑब्वियस सी बात है करंट लेके आएगा। आज की क्लास में भी यही डिस्कस होगा, कल की क्लास में भी यही डिस्कस होगा, परसों की क्लास में भी यही डिस्कस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फिजिक्स मिक्स हो रही है, और एक की चेंज होने की वजह से दूसरे में क्रिएशन आ रही है। जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से करंट आएगा, जो एक चार्जेस से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी है। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले तो टॉपिक नंबर 1 पे चलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट नोट मेकिंग है, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की करी थी बच्चा जी, वैसे ही यहां पर नोट मेकिंग आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। इससे पहले अपन जाएं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या कुछ होता है, सबसे पहले लेट अस मेक श्योर कि हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता है कि वो क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं फ्लक्स की बात करूं ना, फ्लक्स एक जनरल टर्म है, जैसे कि गुड एक जनरल टर्म है ना। गुड इज अ जनरल टर्म, गुड वाटर, गुड नेचर, गुड वेदर, है ना, गुड बॉय, गुड गर्ल, है ना। तो गुड मेरे पास क्या है, एक जनरल टर्म है। वैसे ही फ्लक्स मेरे पास एक जनरल टर्म है। फ्लक्स का मतलब होता है कोई चीज किसी को पेनिट्रेट करके एक साइड से लेके दूसरी साइड तक जाए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर इस कमरे में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर इस तरीके से दरवाजा है और फिर यहाँ पर ऐसे एक हॉल आता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से खड़े होके ऐसे चली जाऊं, तो मैं बोल दूंगी कि मेरा आउटफ्लक्स हुआ है इस कमरे से और मेरा इनफ्लक्स हुआ है इस कमरे में। समझ रहे हो? तो अभी हम लोग ऑब्वियसली बात है फ्लक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक बॉडी के लिए, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको कट करके आर पार जाएं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से ये एक बॉडी है, इसके एरिया की वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर। अब क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको कट करके एक साइड से लेके दूसरी साइड तक जाती है, और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला की है। तो आई डोंट हैव टू प्रिटेंड लाइक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं किया है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन डिफाइन करते थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट सरफेस एरिया वेक्टर के साथ, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट सरफेस एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर जो हमेशा एरिया से इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 20। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 20 टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको अपन वेबर भी बोलते हैं। एग्जैक्टली सेम। तो लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक वन स्टेप एट अ टाइम। नोट मेकिंग करो। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। Magnetic flux is a physical quantity, used to define the magnetic field, cutting an area, इसको अपन डिनोट करते हैं ये वाले सिंबल से। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पर ई आता है, यहाँ पर बी आ जाएगा, ये वाले सिंबल से इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है। तो आई एम होपिंग तुम लोगों को याद है, ये याद नहीं भी है तो भी लिखना तो हम लोगों को पड़ेगा ही, याद हो ना हो, बट आई एम होपिंग तुम लोगों को याद है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं।
और बिल्कुल वहां पर जैसे क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन यहाँ पर है। फर्क बस इतना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होता है वो उस चैप्टर का टॉपिक नहीं था, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह के चेंज होने से क्या होता है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो ये समझो, फॉर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर फॉर एन एरिया या फिर फॉर ए सरफेस, its area vector for a surface, its area vector can be defined, its area vector can be defined जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल टू होगा और डायरेक्शन उस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी, जिसका जो मैग्नीट्यूड है it will be equal to the area, equal to the area, और उसकी जो डायरेक्शन है it will be perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। लिखना एक बार, जैसे कि मैं यहां पर एक 2 डायमेंशनल एरिया ले लेती हूं और फिर 3D बॉडी का कोई एरिया ले लेंगे। मान लो ये मैंने इस तरीके से ठीक है ये ले लिया, ठीक है, और बाद में मान लो मैंने इस तरीके से एक ये ले लिया क्यूब, ठीक है। तो एक यहां पर मैंने 2 डायमेंशनल बॉडी ले ली, एक 3 डायमेंशनल बॉडी ले ली। तो तुम समझ रहे हो कि पहले वाले का एरिया अगर ए है, अगर मान लो पहले वाले का एरिया ए है तो इसका जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, वो इससे परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा ए का। वैसे मान लो मेरे पास ये क्यूब है जिसके साइड लेंथ की वैल्यू एल है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को यहां पर एरिया वेक्टर निकालना है, जैसे कि मान लो यहां पर इसके 6 सरफेसेस हैं तो 6 एरिया वेक्टर्स होंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं ये वाले सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया कितना है एल स्क्वायर, और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और याद रखना कि 3 डायमेंशनल बॉडीज में इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इट इज ऑलवेज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, कि इसका जो एरिया वेक्टर है इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन में होगा। वैल्यू कितना आ गया एल स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड आउटवर्ड। 2 डायमेंशनल बॉडी में कुछ आउटवर्ड इनवर्ड नहीं होता, लेकिन 3 डायमेंशनल बॉडी में आउटवर्ड इनवर्ड होता है। तो याद रखना 3 डायमेंशनल बॉडी में जो एरिया वेक्टर है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। एक और इसका यहां पर मैं बना दूं तो जैसे कि मानो मैं अब ये जो साइड है ना, मैं इसका एरिया वेक्टर बनाना चाहती हूं। देखना ये जो मेरे पास साइड है मैं इसका एरिया वेक्टर बनाना चाहती हूँ। तो याद रखना इसका जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस तो होगा ही, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सब कर चुके हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये मेरे पास एरिया वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया एल स्क्वायर। बनाओ ये। इसका देखो एरिया वेक्टर नीचे भी बन सकता है, बट तुम कभी भी अगर 2 डायमेंशनल बॉडी आए ना तो वो वाला एरिया वेक्टर लेना, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस तो होगा ही होगा वो फॉर श्योर, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बना रहा हो। लिखो। अब यहां पर आ जाओ बी पॉइंट के ऊपर, कि अगर मान लो मुझे डिफाइन करना हो मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, कि मेरे पास एक सरफेस है, चाहे वो 2 डायमेंशनल बॉडी की सरफेस हो या फिर 3 डायमेंशनल बॉडी की एक छोटी सी सरफेस हो,
अगर तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करना है तो मैग्नेटिक फील्ड जो उस सरफेस को कट कर रही है उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो एरिया वेक्टर के साथ. दिस इज योर फॉर्मूला, वेरी सिमिलर टू द फॉर्मूला जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था. इसका एक छोटू सा डायग्राम अपन यहाँ पर बढ़िया तरीके से बना सकते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक बॉडी है. अब इसको मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही है इस तरीके से बी की. तो देखो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. हमेशा वो वाला एरिया वेक्टर लेना टू डायमेंशनल बॉडी में एक सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बना रहा हो. तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से एरिया वेक्टर. ये देखो एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, लिखिए लैग होता है ना तो 10 सेकंड के लिए ना सांस ले लिया करो, क्योंकि मान लो अगर छोटा सा लैग आया और हर बच्चे ने डिसाइड किया कि हम लोग एक बार बता देते हैं कि लैग हो रहा है तो उसकी वजह से और हो जाएगा. एक बार देखना, ठंड रखना, अब हो रहा है लैग. रिफ्रेश करूंगा एक बार, नहीं ठीक है. चलो कंटिन्यू करते हुए लिख लो. अब देखो हमें अच्छे से पता है कि अगर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हो रही है तो वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है. तो सी पॉइंट में लिख देते हैं, सी पॉइंट में लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. फिर बाद में हम लोग यूनिट्स और डिमेंशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके देखो यूनिट्स क्या हो गए, यूनिट्स क्या हो गए. तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, बोले तो टेस्ला मीटर स्क्वायर. टेस्ला मीटर स्क्वायर को अपन वेबर भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन न्यूटन बोल देते हैं ना ऐसा यूनिट में, वैसे ही टेस्ला मीटर स्क्वायर को अपन वेबर बोल देते हैं. डिमेंशंस भी यहीं से क्लियर हो जाएंगे. अगर मैं डिमेंशंस की बात करूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के डिमेंशंस क्या हैं, तो वो मेरे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड के डिमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का स्क्वायर. तो मैग्नेटिक फील्ड के डिमेंशंस निकाल लो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एम्पियर टाइम डिवाइडेड बाय एल टी माइनस वन. ये गया, ये गया, ये आ गया एम ए माइनस वन टी माइनस टू. निकाले जाते हैं हमेशा. तो ये मेरे पास आ गया एम ए माइनस वन टी माइनस टू एल टू. देखिए देखो, ठीक है. अब ना मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि मान लो अगर मेरे पास एक बॉडी हो, कि चलो हमें, चलो वो वाला पॉइंट लास्ट में लिखते हैं, पहले क्वेश्चंस ही कर लेते हैं. डन. इसको क्वेश्चंस की हेल्प से समझ लें. यस, वेबर साइंटिस्ट का नाम है इसीलिए W को हमेशा कैपिटल से डिनोट किया जाएगा. अब देखो इसके क्वेश्चंस कर लो. तो क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट नहीं है जैसे अपन ने किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से. कि मैं सबसे पहले मान लो तुम लोगों को ये क्वेश्चन दे दूं कि भैया बात ऐसी है कि मेरे पास ना इस तरीके से एक स्क्वायर प्लेट है. ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड लेंथ है 2 मीटर
और मैग्नेटिक फील्ड जो इसको कट कर रही है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है 4 टेस्ला की। तो मैंने तुम लोगों से पूछ लिया कि भैया बताओ यहाँ पर इस स्क्वायर प्लेट से एसोसिएटेड कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो स्क्वायर प्लेट जिस तरीके से है, एरिया वेक्टर या तो बाहर होगा या अंदर होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो। तो एरिया वेक्टर मेरे पास अंदर आ गया 4 मीटर स्क्वायर का। जो मेरे पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर की डायरेक्शन में आ गई 4 टेस्ला की। अब निकालते चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके, दोनों के बीच में एंगल 0 है। ये आ गया मेरे पास बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1। वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो आंसर मेरे पास आ जाता है 16 वेबर। देखो, हाँ जी, सब कर चुके हैं। ये डिटो टॉपिक अलोंग विद क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंप्लीट हो चुका है। अब देखना, अब की बार मैंने तुम्हें बोला ये मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसके ये वाली जो साइड है वो 2 मीटर ले लो, और ये वाली जो साइड है वो तुम लोग 5 मीटर ले लो, ठीक है। अब ध्यान देना, अब तुम्हें बोला हुआ है कि इसका ये वाला जो रीजन है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये वाले रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। ध्यान देना, तुम्हें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड ये वाले रीजन में एग्जिस्ट कर रही है 10 टेस्ला की। दिस इज 3 मीटर। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि भैया ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, बताओ। कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ ये येलो ग्रीनिश रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। अब मैंने तुमसे पूछ लिया रेक्टेंगुलर प्लेट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। हाँ जी, तो समझो, मैग्नेटिक फ्लक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो तब डिफाइन होती है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया को कट करें। तुम देख पा रहे हो कि ये वाला एरिया मैग्नेटिक फील्ड से कट ही नहीं हो रहा है। तो अगर ये वाला एरिया मैग्नेटिक फील्ड से कट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो मैं देख पा रही हूं यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की डायरेक्शन में है, इस तरीके से 10 टेस्ला की। तो ये जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड से कट हो रही है, मैंने इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की डायरेक्शन में ले लिया। वैल्यू कितनी आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मीटर स्क्वायर। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास क्या आ गया, बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास 10 टेस्ला, जिसकी वजह से एरिया कट हो रहा है 6 मीटर स्क्वायर का। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 0 डिग्री। वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 वेबर। वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 60 वेबर, ठीक है। अब देखना, अब की बार बच्चों मैंने तुम लोगों को बोला कि मेरे पास ना, ये तो अपन ने 2 डायमेंशनल बॉडी के साथ डील किया। अब ऐसा करते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो मैंने तुम्हें बोला कि भैया मेरे पास ना यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा एक क्यूब है, ठीक है। दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर। दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर। जिन बच्चों ने मेरे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कंप्लीट की है, तुम लोगों को प्रॉपर डेजा वू होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस करें अपन ने वहां पर भी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, तो देखो अब बात कैसी है।
ठीक है, यही कॉपी पेस्ट मार दूंगी, 3 क्वेश्चंस करवाती हूँ। 2 डायमेंशनल के तो अपन ने कर लिए, अब 3 डायमेंशनल के ऊपर आएंगे। तो मान लो मेरे पास ये क्यूब है 2 मीटर की साइड लेंथ का, ठीक है। अब मान लो बच्चों ये ना एक ऐसे रीजन में प्रेजेंट है, ध्यान देना, ये एक ऐसे रीजन में प्रेजेंट है जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स एक्स की डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में है 6 टेस्ला की, ठीक है, 6 टेस्ला की। अब मैंने तुम लोगों से पूछ लिया कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस क्यूब से एसोसिएटेड है, तो तुम देख पा रहे हो 6 सर्फेसेस हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना बिकॉज दिस इज वेरी जेन्युइन। सेम चीज अपन कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना तो ये वाली एरिया को कट कर पा रही है, इसके अलोंग जा रही है, ना ही ये वाली एरिया को कट कर पा रही है, उसके अलोंग जा रही है, ना ही ये वाली एरिया को कट कर पा रही है, उसके अलोंग जा रही है, और ना ही ये वाली एरिया को कट कर पा रही है, उसके अलोंग जा रही है ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ये जो मेरे पास क्यूब की 6 सर्फेसेस है ना, एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा वो मेरे पास सिर्फ 2 सर्फेसेस हैं। एक तो ये वाली सरफेस जिसको कट करके मैग्नेटिक फील्ड इस क्यूब के अंदर आ रही है, देखना, जिसको कट करके जो मैग्नेटिक फील्ड है क्यूब के अंदर आ रही है, एक तो ये वाली सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगी और एक ये वाली सरफेस कंट्रीब्यूट करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करके क्यूब से बाहर निकल रही है। और जो बची हुई 4 सर्फेसेस हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको कट ही नहीं कर पा रही है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल जाएगी, ये वाली सरफेस कहाँ कट हुई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल गई, ये वाली सरफेस कहाँ कट हुई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल गई, ये वाली सरफेस कहाँ कट हुई, है ना। तो ये चीज तो तय है ही कि अगर इस क्यूब में 6 साइड है तो मुझे 6 की 6 साइड का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है और फिर उसको ऐड कर देना है, ये देखने के लिए कि क्यूब से एसोसिएटेड कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैं देख पा रही हूँ कि 4 सर्फेसेस तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है। अब इन 2 सर्फेसेस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है 6 टेस्ला की, ठीक है, साइड लेंथ इसका 2 मीटर है, इसका मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में आ गया 4 मीटर स्क्वायर का। तुम लोग देख पा रहे होगे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो मैं लिख दूंगी कि भैया ये जो मेरी ब्लू वाली सरफेस है उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास 6 टेस्ला की, एरिया वेक्टर है 4 मीटर स्क्वायर का, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, ये मेरे पास कितना आ गया -24 वेबर। अब अगर मान लो मैं पिंक वाली सरफेस के ऊपर जाऊं तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है 6 टेस्ला की, एरिया वेक्टर 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए हमेशा आउटवर्ड होता है, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड आ गया, वैल्यू कितना 4 मीटर स्क्वायर। तो इस सरफेस से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब मैं फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ तो देखो 6 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड 4 मीटर स्क्वायर के एरिया को कट कर रही है और एंगल जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में वो 0 है, तो ये मेरे पास आ गया +24 वेबर। तो अब मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ है कि जो क्यूब है इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, तो वो हो जाएगा चारों के चारों सरफेसेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्लूडेड है उनका एडिशन। तो मैं बोल दूंगी कि भैया एक सरफेस की वजह से -24 है, दूसरे की वजह से +24 है, और जो बाकी 4 सरफेसेस हैं उनकी वजह से 0 है। तो ये मेरे पास आंसर यहाँ पर क्या आ गया 0। सेम चीज अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी कि कभी भी अगर मान लो मैं क्लोज्ड बॉडी को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ, देखो कितना लॉजिकल भी है, मैथमेटिकली तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन अगर मैं लॉजिकली भी सोचू ना, तो अगर मैं किसी भी क्लोज्ड बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों अगर मैं रखती हूँ, तो अभी कितनी ऑब्वियस सी बात है कि जितना इनफ्लक्स होगा उतना ही आउटफ्लक्स होगा, कि जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स बना है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया को कट करके बॉडी के अंदर आई हैं, उतना ही आउटफ्लक्स बनेगा जब सेम मैग्नेटिक फील्ड एरिया को कट करके बाहर जाएगी। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए आए और वो 2 रुपए खर्च हो जाए तो तुम्हारी सेविंग्स नहीं बढ़ी है,
तुम्हारे पास 2 रुपए है, तुमने वही 2 रुपए खर्च कर दिए, तो तुम्हारे पास जितने पैसे पहले थे उतने ही तुम्हारे पास बाद में भी रहे, उतने ही तुम्हारे पास बाद में भी रहे, है ना। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह सब लिख देंगे, लेकिन अभी क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अब की बार मान लो मैंने तुम लोगों को ये बोला कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो एक्स की डायरेक्शन में है, ठीक है, दिस इज गिवन बाय 3x आई कैप। ये देखो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में एग्जिस्ट करी है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, और तुमसे पूछा हुआ है कि बताओ ये जो क्यूब है इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। What is the magnetic flux associated with the cube? हाँ जी, आजो सॉल्व करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास एक्स की डायरेक्शन में है, ये चीज तो तय है कि एक्स की डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इन दोनों सरफेसेस को कट कर पा रही है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इन दो सरफेसेस को कट कर पा रही है, एक तो ये वाली सरफेस को कट कर पा रही है, ठीक है, और एक ये वाली सरफेस को कट कर पा रही है। तो अगर मुझसे क्यूब का मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा हुआ है, फिटेमो, अगर मुझसे क्यूब का मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा हुआ है, तो मैं इन दोनों सरफेसेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालूंगी और लास्ट में ऐड कर दूंगी। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले आ जाओ ब्लू वाले का, ब्लू वाले को हम लोग स्टडी करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर जहां पर ब्लू वाली सरफेस है x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0। तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स फिर 0 हो गया। देखो, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया। और अब अगर मान लो मैं पिंक वाली सरफेस की बात करूं, तो साइड लेंथ 2 मीटर है, मतलब ये x इज इक्वल टू 2 कोऑर्डिनेट के ऊपर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास बच्चों कितनी बनी, इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, बोले तो 6 टेस्ला। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर 6 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन 4 मीटर स्क्वायर का इस डायरेक्शन में है। तो ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास कितना आया, 6 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड 4 मीटर स्क्वायर को कट करते हुए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल, ये मेरे पास क्या आ गया, 24 वेबर। तो अब अगर मैं क्यूब से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बताऊं, तो देखो पहली वाली सरफेस से 0 है, दूसरी वाली सरफेस से 24 है, बाकी 4 सरफेसेस से तो 0 है ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उनको कट ही नहीं कर पा रही है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 24 वेबर। डज दिस मेक सेंस? हर तरीके के क्वेश्चंस जो मैग्नेटिक फ्लक्स पे पूछे जाते हैं वो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, नोट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। आजो नोट्स के अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिख देते हैं जितना अपन ने अभी यहां पर सीखा है। लिखना ई पॉइंट, when a body has multiple surfaces, when a body, 3 dimensional body की बात चल रही है, when a body has multiple surfaces, when a body has multiple surfaces, magnetic flux associated with the body is given by
एडिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ऑल दी सर्फेसेस, जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए कि अगर मान लो एक बॉडी है जिसके अंदर मल्टीपल सर्फेसेस हैं, तो अगर तुम्हें बॉडी से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो सारी सर्फेसेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो और फिर बाद में उनको इस तरीके से ऐड कर दो। फिर हमने यहां पर एक और चीज सीखी। when a closed body when a closed three-dimensional body is placed in uniform magnetic field, when a closed three-dimensional body is placed in uniform magnetic field, the flux associated with the body will be equal to 0, as influx will be equal to outflux, no matter what is the shape or size of the body. लिखिए। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। डिटो जो अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किया है, सेम डिस्कशन मैग्नेटिक फ्लक्स में। लिख लो। अब नई चीज बताऊंगी तुम्हें मैं, ठीक है? अब एक चीज नहीं करेंगे अपन, कि अब अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है ना किसी कॉइल से एसोसिएटेड चेंज हो जाता है। क्वेश्चंस वगैरह क्लास के बाद लिख लेना, जो भी तुम लोगों को लिखने हैं। नोट मेकिंग करूं? डन 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 डन। ठीक है, अब देखना, अब मैं तुम लोगों को बोल रही हूं, रुको एक और क्वेश्चन करवाऊं क्या तुम्हें? थोड़ा सा अगर मान लो मैं लेवल बढ़ा दूं, ध्यान देना। लेट मी इंक्रीज द लेवल अ बिट। ये नेक्स्ट अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, काफी इजी लग जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि वहां पर इसका सिर्फ कंसेप्ट है। मान लो बच्चों मेरे पास ही इस तरीके से एक छोटा सा मैग्नेट है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लो ये मेरे पास इस तरीके से एक स्मॉल मैग्नेट है जिसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, छोटा सा मैग्नेट है। अब तुम्हें बोला हुआ है कि यहां से, क्वेश्चन ये है कि यहां से ऐसे 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मेरे पास एक छोटा सा कॉइल है। ये देखना, इस तरीके से मेरे पास यहां पर एक सर्कुलर कॉइल है जिसके रेडियस की वैल्यू 1 मीटर है। मैंने तुमसे पूछ लिया कि भैया बताओ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस सर्कुलर कॉइल से एसोसिएटेड है। तो जिसने लास्ट चैप्टर नहीं किया उससे ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, जिन्होंने किया है तुम सॉल्व करो। तो मैं देख पा रही हूं कि ये मेरे पास इस तरीके से एक सर्कुलर कॉइल है ना। तो सर्कुलर कॉइल की एरिया डिफाइन हो सकती है, और यहां पर मान लो मैंने मैग्नेट ऐसे दे दिया। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये जो मैग्नेट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना। ये देखो, ये जो मैग्नेट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वैल्यू कितने आ गई? μ0/4π। एक्सियल पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है 2m/r का क्यूब।
तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब, बोले तो 10⁻3। तो मैं देख पा रही हूं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है 4 इंटू 10⁻10 टेस्ला की, है ना। अभी मैं क्या कर रही थी, अभी मैं तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड दे रही थी। ये जाइगोट क्वेश्चन हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का कंसेप्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट, कि भैया मेरे पास ये सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल के एरिया को इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कट कर रही है। तो ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है कि एक छोटे से मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यही निकाल लिया कि भैया ये जो मैग्नेट है ना, वो सर्कुलर कॉइल की जगह पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी जो मेरे पास एरिया है, एरिया वेक्टर है इस कॉइल का, ये मेरे पास आ गया पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो पाई मीटर स्क्वायर। अब मैं आराम से निकाल सकती हूँ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से एसोसिएटेड है वो जितनी मैग्नेटिक फील्ड उसको कट कर रही है और उसका जो एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करके आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कट कर रही है इट इज 4 इंटू 10⁻⁻10। एरिया वेक्टर है पाई के मैग्नेट्यूड का और दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻10 वेबर। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैंने सोचा करवाई दूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो चीजों को रिपीट करता हुआ। अब देखो, अब यहाँ पर देखो बात क्या है, और तुम्हें अब नेक्स्ट के 30 मिनट्स में समझ भी आएगा कि ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया है। तो बच्चों बात अब यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हम एक कॉइल से एसोसिएटेड, हम एक किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो बात अब यहाँ पर ये है कि मान लो मेरे पास इस तरीके से एक कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है। अब व्हाट इफ इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मैं उसको चेंज कर दूं, तो फिर क्या होता है। तो इसका जो कंसेप्चुअल डिस्कशन है वो लेंसेज लॉ है, जो इसका मैथमेटिकल डिस्कशन है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो सबसे पहले तुम इसको ऐसे समझो कि, इसको मैं कैसे समझाऊं, तुम ये लगा लो यूनिवर्स को बैलेंस पसंद है, ठीक है। यूनिवर्स को क्या है, बैलेंस पसंद है। तो मान लो अगर मेरे पास इस तरीके से ये एक कॉइल है और अगर मान लो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया, तो लेंसेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। वो ये बोलता है कि अगर एक कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो उसके अंदर एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके उसकी वजह से एक ऐसा करंट आएगा जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर दे। समझो मैंने क्या बोला है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके से एक कॉइल है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अंदर की डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी ना वो बढ़ा दी। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तो लेंसेज लॉ ये बोलता है कि अगर इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा है तो इसके अंदर एक ऐसा करंट आएगा जो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। जैसे कि इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इसीलिए बढ़ा है क्योंकि अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी बाहर की डायरेक्शन में ताकि हम इस चेंज को रेजिस्ट कर सकें। ये रिपीटेशन आज की क्लास में भी होगा, कल की क्लास में भी होगा। आपको 5 मिनट में समझ आए, 50 मिनट में समझ आए, मुझे नहीं जानना है। सुनते जाना, रिपीटेशन सुनते जाना, अप्लाई होते हुए इस चीज को देखते जाना। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा है तो इसके अंदर एक ऐसी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर दे। अभी कितनी जेन्युइन सी बात है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा है क्योंकि अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई बाहर की डायरेक्शन में। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मेरे चाचा थोड़ी लेके आए हैं, करंट आया होगा ना इसके अंदर, इंड्यूस्ड करंट। देखो राइट हैंड लो, थंब को बाहर पॉइंट करो, तुम्हारी फिंगर्स ऐसे कर्ल करती हैं, तो इंड्यूस्ड करंट आया। तो इंड्यूस्ड करंट एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ही आया होगा ना।
सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि अगर एक कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जितने भी रेट से चेंज हो रहा है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड। नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है कि ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हमेशा चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को रेजिस्ट करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा, उसकी वजह से एक ऐसा करंट आएगा, उसकी वजह से एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो उसको कम करे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो उसकी वजह से एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा, उसकी वजह से एक ऐसा करंट आएगा, उसकी वजह से एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो। दोनों लॉ सेम बात करते हैं, बस लेंसेज लॉ कंसेप्चुअल बात करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैथमेटिकल बात करता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट 1 आवर। तो यहाँ पर सेकेंड टॉपिक लिखो। ये तो मैंने तुम लोगों को बस एक छोटा सा आइडिया दिया है कि ये वाला टॉपिक किससे एसोसिएटेड है, और ये जो टॉपिक है इसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। लेट अस टॉक अबाउट Faraday's law. Let us talk about Faraday's law of electromagnetic induction. एक एक करके बात करते हैं। Faraday's law of electromagnetic induction and Lenz's law. दोनों एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक ही बात है। कंसेप्चुअल बात है लेंसेज लॉ और मैथमेटिकल बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में आएगा वो लेंसेज लॉ बता देता है, कितना आएगा वो हमारा फैराडेज लॉ बता देता है। देखो समझो, लेट अस राइट डाउन द कंसेप्ट। Concept. What happens when magnetic flux associated with the coil changes? What happens when magnetic flux associated with a coil changes? लिखो। आज की क्लास में भी यही बात होगी, कल की क्लास में भी यही बात होगी। जब तक चैप्टर का आखिरी टॉपिक नहीं आ जाता है तब तक सिर्फ इन दोनों लॉज के ऊपर बात होगी जो सेम है। लेंसेज लॉ कंसेप्चुअल है, फैराडेज मैथमेटिकल है। तो अब सबसे पहले तो आप कंसेप्ट जानो, लिखो इसको। whenever magnetic flux associated with the coil changes, whenever magnetic flux associated with the coil changes, EMF is induced in it. EMF is induced in the coil. EMF is induced in the coil. EMF इंड्यूस हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा करंट लेके आता है। तो अगर मान लो उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हुआ है, इसका मतलब उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट आया है। इंड्यूस्ड करंट उस कॉइल के अंदर आया है, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड करंट एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा। Whenever magnetic flux associated with the coil changes, EMF is induced in the coil, current is induced in the coil, a magnetic field is induced. A magnetic field is induced that will resist
the change in the magnetic flux that will resist the change in the magnetic flux. लिखो। लिखिए। तो मैथमेटिकल जाने से पहले अपन कंसेप्चुअल चलेंगे, मतलब सबसे पहले लेंसेज लॉ लिख देते हैं। यही तो लेंसेज लॉ है, क्या लिखूं? यही तो लेंसेज लॉ है, लेंसेज लॉ। Lenses law, which is based on the conservation of energy, which is based on the conservation of energy, वो यही बोलता है whenever magnetic flux is changed for a coil, the current is induced in the coil, the current is induced in the coil, the current is induced in a direction that will resist this change, that will resist this change. लिखो एक बार ये। लिखो। अब बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे तो उसके लिए जगह छोड़ देना। अब नोट मेकिंग नहीं करोगे, अब सारा ध्यान सुनने और समझने के ऊपर। इसको अच्छे से समझते हैं 6-7 एग्जाम्पल्स की हेल्प से, और वही सारे के सारे वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फैराडे ने कंडक्ट किए थे। ये लिखिए। समझे? आ जाओ। मैथमेटिकल इसका बहुत इजी है, बट तुम्हें कंसेप्ट समझना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब नोट मेकिंग मत करो, ठीक है? फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। अब नोट मेकिंग नहीं करनी है क्योंकि अब मैं तुम लोगों को 6 एग्जांपल्स करवाऊंगी यहां पर, ठीक है? सबसे पहले ये देखना, डू नॉट ड्रॉ, बहुत कॉपी पेस्ट होगा अभी। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना इस तरीके से ये एक कॉइल है, ठीक है? ये एक कॉइल है, लाइन बना देती हूं मैं। ऐसे तो तुम समझ पा रहे होगे कि अंदर की डायरेक्शन कौन सी है, बाहर की डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है? वेट, अब ध्यान देना। तो अब मान लो मैं ना एक मैग्नेट ले लेती हूँ। अब मैग्नेट एंड अ कॉइल, मैग्नेट एंड अ कॉइल। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों तुम्हारे पास कॉइल है, जिस तरीके से तुम लोग देख पा रहे हो एक सर्कुलर कॉइल है, और मान लो यहाँ पर ना मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, और मैं क्या करूंगी, इस छोटे से मैग्नेट को सबसे पहले कॉइल के पास ले जाऊंगी,
और फिर बाद में मैं इस छोटे से मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाऊंगी। ठीक है, ध्यान देना। सो दिस इज माई मैग्नेट। कोई बच्चा नोट मेकिंग नहीं करेगा, ये कंसेप्ट समझ लो, वरना डायरेक्शन में दिक्कत आएगी, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां पर मैं मैग्नेट को इस तरीके से कॉइल के पास लेके जा रही हूं, और दूसरे वाले में अज्यूम कर लो कि मैं मैग्नेट को इस तरीके से कॉइल से दूर लेके जा रही हूँ। तो पहले वाले सिनारियो में जरा से देखना, अगर मान लो बच्चों मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रही हूँ, है ना, तो मान लो यहाँ पर इस तरीके से नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो बढ़ेगी। ये बता दो कि अगर मान लो मैं एक मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रही हूँ, तो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाऊंगी तो क्या मैं बोल दूं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की वजह से है, या फिर यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कॉइल को कट कर रही है वो बढ़ रही है? इतना बता दो, बढ़ रही है ना? तो लेंसेज लॉ क्या बोलता है? लेंसेज लॉ ये बोलता है कि अगर कभी भी किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, सॉरी, एक ऐसा करंट इंड्यूस होता है जो उस चेंज को रेजिस्ट करे। तो मैं अब यहां पर देख पा रही हूं कि भैया ये जो मेरे पास कॉइल है, इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करे, जो इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करे। तो मैं देख पा रही हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई इस डायरेक्शन में। लेट मी यूज सम अदर कलर। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई इस डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, मतलब करंट ऐसे आया है। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। हाँ जी, देख पा रहे हो कि जब इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो अब हमें मैग्नेटिक, तो यहां पर जो करंट इंड्यूस होगा उसका ये काम रहेगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करे। और ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा ना जब मेरे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ये देखिए कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इसीलिए इंक्रीज हो रहा था क्योंकि राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, तो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है हम लोग इस चेंज को रेजिस्ट कर सकें। अब एक और रिपीटेशन, नीचे आ जाओ। अब देखो, अब ये जो मेरे पास जो ये मैग्नेट है, ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये जो मैग्नेट है उसको मैं कॉइल से दूर लेके जा रही हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को कट कर रही होगी, ये यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पर मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कम हो रहा होगा। इस कॉइल से जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कम हो रहा होगा। तो लेंसेज लॉ के तहत इसके अंदर एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा, ध्यान दीजिएगा, लेंसेज लॉ के तहत इसके अंदर एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल को इंक्रीज करे। तो मैं देख पा रही हूं कि इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। तो मत कम होने दो, राइट हैंड साइड पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ये देखो राइट हैंड साइड पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है तो करंट ऐसे है ना, ये देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। मतलब जो हो रहा है ना वो होने नहीं देना। लेंसेज लॉ थोड़ा सा ऐसा रिबेलियस है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से एसोसिएटेड इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम करो,
और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल डिक्रीज हो रहा है तो उसको बढ़ाओ। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे रिश्तेदारों में मान लो अगर किसी की शादी हो रही हो, है ना, तो अगर मम्मी बोल दे कि बेटा चलेगा, बेटी चलेगी, तब तुम लोगों को जाना नहीं है ना, कि यार मम्मी आप ऐसे सवाल पूछते भी क्यों हो, आपको मेरे सपनों का नहीं पता क्या, इन सपनों को जान के जो तू समय की मांग करे, ये समय समझ से पार है मेरी जान, है ना, ये सारी डायलॉग बाजी कर देते हो। और मान लो जस्ट इन केस कि अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी की शादी हो रही है और तुम्हारी मम्मी तैयार हो गई हो और बिल्कुल सब निकलने को रेडी है, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा निकलने को रेडी है, तुमसे किसी ने पूछा भी नहीं, तब तुम्हें हर्ट होता है कि यार एक बार पूछ तो लेते, हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते, सारा दिन पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रिबेलियस नेचर रखता है हमारा लेंसेज लॉ। ये जो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ, दिस इज द लेंसेज लॉ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल से एसोसिएटेड कम हो रहा है तो फिर उसको बढ़ा दो, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल से एसोसिएटेड बढ़ रहा है तो उसको कम कर दो। ठीक है, यही दो कंसेप्ट है यहां पर, ये जो लिखा हुआ है ना, यही दो कंसेप्ट है, बस अब ये दो कंसेप्ट बार बार रिपीट होंगे। जैसे कि अब की बार मैंने मैग्नेट और कॉइल लिया, अब की बार देखना मैं करंट कैरिंग कॉइल, अब की बार लेट मी टेक अ करंट कैरिंग कॉइल ए, अ करंट कैरिंग कॉइल ए एंड कॉइल बी। कि लास्ट वाले सिनेरियो में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था वो मेरे पास क्या था, एक मैग्नेट था, है ना। अब की बार ऐसा करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको भी एक कॉइल ही रखते हैं। सो लेट्स से दिस इज द कॉइल। ध्यान देना, बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है, कैसी पहेली जिंदगानी। ये डायग्राम वगैरह तुम लोग बाद में बनाना, है ना। या परफेक्ट। अब देखना अब की बार क्या करेंगे ना, आंसू जी, वेट वेट, आए हाय, चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कॉइल ए है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बन चुका है मेरा, ये मेरा कॉइल ए है और मान लो इसके अंदर ऐसे करंट है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा कॉइल ए है और मान लो इसके अंदर इस तरीके से आई का करंट ऐसे है, समझ रहे हो, ऐसे, ये दिस इज माई कॉइल ए। अब देखना मैं पहले ऐसा करती हूं, कॉइल ए को इस डायरेक्शन में मूव करवाती हूं और फिर बाद में मैं ऐसे करती हूँ, कॉइल ए को इस डायरेक्शन में मूव करवाती हूँ। सिर्फ ये दोनों कंसेप्ट है बच्चों, मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ, यही दोनों कंसेप्ट है, बस ये दोनों कंसेप्ट अब बार बार रिपीट होंगे। इसको मैं पिंक कर देती हूँ क्योंकि पिछली स्लाइड पे भी पिंक है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला पदार्थ है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो पिंक में था, इसको भी पिंक में कर देते हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो तुम लोग देखो, सबसे पहले मैं इस कॉइल को इसके पास लेके जा रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कॉइल, ए वाला कॉइल जिसमें ऐसे करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना फिर ये
कि भैया अगर मैं इस कॉइल को पास लेके चली जाती हूँ मेरे दूसरे कॉइल के पास, तो दूसरे कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही है वो बढ़ जाएगी। ये देखो, जो मेरा कॉइल ए है उसमें ऐसे करंट है ना, तो अगर ऐसे करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर तो पहले वाले सिनारियो में भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाद वाले सिनारियो में भी लेफ्ट हैंड साइड पे। फर्क क्या है कि जब मैं एक कॉइल को दूसरे कॉइल के पास में लेके जा रही हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे दूसरे कॉइल को कट कर रही है वो बढ़ रही है, और जब मैं एक कॉइल को दूर लेके जा रही हूं तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे कॉइल को कट कर रही है वो कम हो रही है। तो अब अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर एक एक करके बात करें तो देखिए, क्योंकि इतनी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये देखना। हाँ जी, पहले वाले सिनेरियो में तुम देख पा रहे हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से एसोसिएटेड है वो बढ़ रहा है। लेंसेज लॉ बोलेगा नहीं, लेंसेज लॉ रिबेलियस नेचर का है, लेंसेज लॉ बोलेगा नहीं, हम नहीं बढ़ने देंगे। तो अगर इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इसीलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज कर रही है, तो फिर यहां पर ये होगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड पे आई, तो देखो करंट उसकी वजह से कैसे आया, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो मैं बोल सकती हूँ कि यहां पर इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो लेंसेज लॉ के तहत इसके अंदर एक ऐसा इंड्यूस्ड करंट आएगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करे। इसका मतलब यहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड के वेक्टर को कैसे काटोगे, राइट हैंड साइड में एक वेक्टर लाके। वैसे ही नीचे वाला सिनारियो देखो, अब रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि यही दो केसेस हैं और कोई तीसरा केस ही नहीं है, दिस इज ओनली फॉर रिपीटेशन। अब देखना नीचे वाला केस। अब की बार ये जो मेरा कॉइल है, ए कॉइल है जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैं इसको अपने ऑरेंज वाले कॉइल से दूर लेके जा रही हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑरेंज वाले कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड कट हो रही है वो कम हो जाएगी, तो कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। और लेंसेज लॉ दोबारा से तानाशाही करने आ जाएंगे, वो बोलेंगे ऐसे कैसे। लेंसेज लॉ को सिर्फ चेंज नहीं पसंद, इट डज नॉट मैटर कैसा चेंज, उसको चेंज ही नहीं पसंद। तो लेंसेज लॉ बोलेगा कि नहीं, अगर इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है उसको बढ़ाओ। तो फिर सारे जितने भी सेनापति वगैरह हैं वो बात करने लग गए कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों कम हो रहा है। तो किसी एक बिल्कुल बीरबल ने बोला कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा था अब नहीं होगा। तो अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ, तो इसके अंदर एक ऐसा इंड्यूस्ड करंट आया जो कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाए। कैसे बढ़ाएगा कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई। सिर्फ ये दो, मैं तुम्हें बार बार बता रही हूं, सिर्फ ये दो कंसेप्ट हैं, देर इज नो थर्ड कंसेप्ट। आई एम ओनली रिपीटिंग नाउ। अब देखना, मैं एक और बार रिपीट करूंगी। ये तीन चीजें तुम लोगों को क्लास के बाद इसके लिए जगह छोड़ देना, ठीक है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अभी सारा का सारा ध्यान सुनने और समझने में रखो। एक बार क्लियर हो गया ना फिर कभी नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन अभी नहीं क्लियर हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। अब की बार लेटस टेक अ कॉइल इन अ सर्किट। लेटस टेक coil A in a circuit.
coil A in a circuit and coil B. ये अपना B coil था. अब की बार देखना, let me draw the diagram. Just wait. Pink, pink. ये ऐसे सर्किट के अंदर ना एक कॉइल है. कैसा डायग्राम है? रुको हाँ बच्चों. यहाँ पर एक बैटरी है, ये एक की है यहाँ पे. So this is a key. So this is our coil A. समझ रहे हो? This is our coil. केड़ा coil? A coil. ये इतना भी बना दूंगी तो काफी रहेगा ये समझने के लिए कि बाहर की तरफ कौन सा है, अंदर की तरफ कौन सा है. समझ रहे हो? ये मेरे पास ऐसे आ गया और यहाँ पर है मेरा कॉइल बी जिससे एसोसिएटेड मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को स्टडी कर रही हूँ. This is my coil B. ये डॉटेड लाइंस बना रही हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो कि कैसे ये वाली जो सरफेस है वो अपनी तरफ है, ये वाली अंदर की तरफ है. अब देखना, तो ये अपना कॉइल बी आ गया, ठीक है. ये अपना कॉइल ए आ गया. अब गौर फरमाइएगा. Do I have everyone's attention? हाँ जी. Do I have everyone's attention? आजो. सेम वही दो कंसेप्ट्स हैं, मैंने तुम्हें बता दिया, कोई तीसरा कंसेप्ट नहीं है. बात बस ये है कि मैं उन दो कंसेप्ट्स को ही अलग अलग सिनारियोज में रिपीट करना चाहती हूँ ताकि वाइड कवरेज हो जाए. तो देखना, पहले वाले सिनारियो में मैंने क्या किया ना बच्चों, ये जो की थी वो क्लोज्ड थी, सॉरी ये जो की थी ओपन थी. इस तरीके से सर्किट नहीं फ्लो कर रहा था, सर्किट के अंदर करंट नहीं फ्लो कर रहा था. अब मैंने एकदम से क्या किया ना, मैंने इस की को क्लोज कर दिया. मान लो मैंने इस की को क्लोज कर दिया, तो जैसे ही बच्चों मैंने इस की को क्लोज कर दिया, ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो करंट है जिसकी वैल्यू 0 थी वो मैक्सिमम तक गई. क्या तुम मानोगे कि यहां पर ये जो करंट आएगा उस करंट की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम तक जाएगी? फटाफट से देखिए कि यहां पर जो इस तरीके से करंट फ्लो करा है उसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक जाएगी. तो क्या मैं बोल दूं कि ए कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बी को कट करेगी वो भी 0 से मैक्सिमम तक जाएगी? पहले कॉइल ए के अंदर करंट ही नहीं था, अब एकदम से कॉइल ए के अंदर ये वाला करंट आ गया. तो पहले कॉइल ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी, अब कॉइल ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई. देखो इस डायरेक्शन में
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल ए, जब वो जो इस तरीके से जीरो से लेके मैक्सिमम तक जाएगी। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि भैया ये जो हमारा कॉइल है ना, जो हमारा कॉइल बी है, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। लेंसेज लॉ बोलेगा नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कि मान लो यहां पर जो करंट है उसकी वैल्यू 0 से 4 एम्पियर तक गई 0.1 सेकेंड में, तो ये सारी चीजें उन 0.1 सेकेंड में हो रही है कि इस कॉइल के अंदर करंट 0 से 4 एम्पियर तक गया। इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बी कॉइल को कट कर रही है इस डायरेक्शन में, वो 0 से मैक्सिमम तक गया। उस टाइम फ्रेम में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उस टाइम फ्रेम में करंट इंड्यूस हुआ। तो यहां पर पहले लेट अस डिस्कस वन थिंग एट अ टाइम। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बी कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, वो 0 से मैक्सिमम तक गई। तात्पर्य बी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। लेंसेज लॉ बोलेगा नहीं हो सकता। सेनापतियों ने बात की कि क्यों नहीं हो सकता, तो लेंसेज लॉ ने बोला बस नहीं हो सकता, बोल दिया नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता भैया, एनर्जी का कंजर्वेशन है। तो अगर इस कॉइल से एसोसिएटेड बी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम करो। फिर सेनापतियों ने बात की कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कम करें, तो बीरबल ने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेक्टर अगर बढ़ रहा है, उसको काटना चाहते हो तो राइट हैंड साइड पे ही एक वेक्टर लेके आओगे ना। तो बीरबल बोलता है कि इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इसीलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो यहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में, तो देख पा रहे हो इंड्यूस्ड करंट आ गया इस डायरेक्शन में। तो दोबारा से सेम बात कि यहां पर कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, तो एक ऐसा इंड्यूस्ड करंट आया जो कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेगा। कैसे कम करेगा कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो तुम लोग देख पा रहे होगे ये वाले कॉइल में जब ऐसे करंट बढ़ रहा है, ये वाले कॉइल में ऐसे करंट इंड्यूस हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्वियसली बात है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जिस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और जिस करंट की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब देखना, अब मान लो मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर ना बढ़िया इस तरीके से करंट दौड़ रहा था, तुम समझ रहे हो, बढ़िया तरीके से करंट दौड़ रहा था। लेकिन अब की बार मैंने की को ओपन कर दिया। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो कंडक्टिंग की लगी हुई थी जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा था और करंट फ्लो कर रहा था, मैंने वो निकाल दिया। तो अब मेरा जो सर्किट है इनकम्प्लीट है। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर ऐसे जो करंट फ्लो कर रहा था वो वाला जो करंट है अब मैक्सिमम से 0 तक जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बी को कट कर रही थी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बी को कट कर रही थी वो मैक्सिमम से 0 तक जाएगी। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बी से एसोसिएटेड वो कम हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बी से एसोसिएटेड कम हो रहा है तो लेंसेज लॉ बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाओ। तो अगर यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो यहां पर फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई है, इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगा। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। एक बार जरा सा देखिए कि यहां पर क्या हुआ, कॉइल से एसोसिएटेड बी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ, तो एक ऐसा इंड्यूस्ड करंट आया जो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करे।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसीलिए डिक्रीज कर रहा था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, तो अब की बार हमने उसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखना आप, वैसे तो ये भी थ्योरी नहीं थी, क्वेश्चंस ही थे जिसकी हेल्प से क्लैरिटी आए, लेकिन अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, आंसर करना, ठीक है तुम लोग। तो ये मेरे पास ना बच्चों इस तरीके से दो कॉइल्स हैं, देखते हैं तुम्हें कितना है, क्योंकि दो चीजें, दो ही कंसेप्ट हैं, तुम खुद देख पा रहे होगे, ये पूरा मैंने कॉपी पेस्ट करा है तीनों स्लाइड्स पे, यही दो कंसेप्ट है जिसको मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो बच्चों ये मेरा कॉइल ए है जिसके अंदर इस डायरेक्शन में जो करंट है ना वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो हमारा ए कॉइल है, ए कॉइल के अंदर जो करंट है क्लॉकवाइज है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। ये जो इस डायरेक्शन में करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। मैं अब आपसे ये पूछ रही हूं कि ये जो हमारा कॉइल बी है, इस बी कॉइल के अंदर किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल बी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल बी? इनमें से कोई भी एक केस, ये चौथा केस है जो अपन कर रहे हैं, कोई भी केस ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट जानो। ये मल्टीपल केसेस मल्टीपल रिपीटेशन के लिए है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल बी? साढ़े 7 बज गए, ओके। ये तो कुछ ज्यादा ही टाइम ट्रेवल कर लिया फिर अपन ने। हाँ जी, क्लॉकवाइज देख लेते हैं, वेरी गुड, ऑल दो वेरी गुड। तो मैं यहां पर देख पा रही हूँ कि जो कॉइल ए है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सॉरी उसके अंदर करंट ऐसे है। तो आई कैन से कि कॉइल ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉइल बी को कट कर रही है वो अंदर की डायरेक्शन में है और कम हो रही है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो भी अंदर की डायरेक्शन में ही इंड्यूस होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या आ गई? ये तो हो गया लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, वरना तुम ऐसे याद रखो ना जब करंट वरंट हो, कि अगर करंट की मान लो अगर एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स दूसरे कॉइल में चेंज हो रहा है, तो ये ऐसे याद रखो कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है और वो डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में आएगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में है, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर इंड्यूस्ड करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि लेंसेज लॉ यही तो बोलता है कि चेंज रेजिस्ट करना है। तो अगर यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज डिक्रीज हो रहा था जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, तो इंड्यूस्ड करंट भी फिर हमारा क्लॉकवाइज आ गया, है ना। सीधा ऐसे करंट से भी कर सकते हो, बाकी अपने पास लॉन्ग एक्सप्लेनेशन तो है ही, लिख देती हूं मैं यहाँ पर कि मैं देख पा रही हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक ही वजह से है वो सिंस हमारी डिक्रीज हो रही है, अंदर के डायरेक्शन में है और डिक्रीज हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे कॉइल बी का है वो भी डिक्रीज हुआ। तो लेंसेज लॉ आया जिसने क्या किया, इस चेंज को रेजिस्ट किया। तो अगर अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से चेंज था, तो यहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर की डायरेक्शन में आ गई। टू रेजिस्ट द चेंज, टू रेजिस्ट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन करूं, ये तुम्हारा बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ PYQ। तो यहां पर तुम्हारे पास ऐसे है, ध्यान देना, यहां पर सीन ये है, ये तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक है। ये तुम्हारे पास इस तरीके से एक वायर है
जिसके अंदर आई का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करते हूँ। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, और यहां पर, हाँ ये है प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये है तुम्हारे पास एक कॉइल, दिस इज अ कॉइल, ठीक है, दिस इज अ कॉइल। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस कॉइल को ऐसे अप्रोच भी करेगा, फिर ऐसे दूर भी जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल? ऐसा भी हो सकता है पहले ऐसी थी बाद में ऐसी है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों सेम हो, निकालो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल? निकालो ये, आराम से अपना टाइम लो बच्चों और बताओ, कीजिए।
हाँ जी, बताइए। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। पहले एक जनरल बात करते हैं कि देखो, अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे होगी, मतलब उसके नीचे बाहर निकल रही है, उसके बाहर और इसके ऊपर अंदर जा रही है। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था ये वाला क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो उसकी वजह से करंट लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो ऐसे है, इलेक्ट्रॉन के नीचे बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की डायरेक्शन में जा रही है। तो हम स्टडी करते हैं, आजो। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन है कॉइल के पास में जा रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर के डायरेक्शन में बन रही है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये वाले सिनेरियो में ऑब्वियस सी बात है, अगर अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बाहर की डायरेक्शन में। तो अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई बाहर की डायरेक्शन में तो पहले तो करंट ऐसे आ रहा है, पहले तो करंट ऐसे आ रहा है, पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। फिर बाद में हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से कॉइल से दूर भी जाएगा, तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो कम होगी। इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में जो है वो कम हो रही है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई अंदर की डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई अगर अंदर की डायरेक्शन में, तो बाद में जो इंड्यूस्ड करंट आता है ऐसे आता है। तो आफ्टरवर्ड्स ये क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज। देखिए, ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का। एक बार डायरेक्शन वगैरह अगर क्लियर है, मैथमेटिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली इजी। ये देख लो, जिनका सही था वेल एंड गुड, जिनका नहीं था फिर भी क्या बात हो गई, आज ही तो चैप्टर शुरू हुआ है ना। ये हो गया हमारा, देख लो कौन सा पांचवा रिपीटेशन हो गया। सेम कंसेप्ट, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ डायरेक्शन वगैरह से एसोसिएटेड। अब इसके लिए जगह छोड़ दो, इसके लिए जगह छोड़ दो, इसके लिए जगह छोड़ दो, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेट अस कीप दिस मच फॉर टुडेज क्लास एंड वी कैन बिगिन विद द न्यू सब टॉपिक जिसके अंदर हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। एक और क्वेश्चन करवा दूं फिर डायरेक्शन के ऊपर, क्या कहते हो? वन मोर क्वेश्चन ऑन द डायरेक्शन। मैथमेटिक्स हम लोग कल की क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन द डायरेक्शन। तो देखना कैसा क्वेश्चन बनाऊं। मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास ना इस तरीके से एक करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर के अंदर जो करंट है इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मान लो बच्चों इसके साइड में मैंने यहां पर एक कॉइल रख दिया, दिस इज माई कॉइल, दिस इज माई कॉइल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल? एक मिनट बताओ, छठा रिपीटेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल?
बताओ, एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। तो कॉइल के अंदर किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है वो जानने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि कॉइल के का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी। कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो ये वायर प्रोड्यूस कर रही है। तो वायर के अंदर ऊपर की डायरेक्शन में करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऐसे। ये देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऐसे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में बाहर निकल रही है, इसके राइट हैंड साइड पे अंदर जा रही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब इस वायर के अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कॉइल को कट कर रही है वो भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से एसोसिएटेड है वो इंक्रीज कर रहा है, तो हमें डिक्रीज करवाना पड़ेगा। तो डिक्रीज कैसे करवाएंगे? तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल का क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बाहर की डायरेक्शन में। क्या बात है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई बाहर की डायरेक्शन में। इसका मतलब करंट कैसे आया? ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा करते हैं, अब ये हम लोगों ने 6 बार कर लिया। अब इसके ऊपर डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में अब इससे ज्यादा हम लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। 6 बार यही 2 पॉइंट्स, 12 बार हम लोगों ने बात कर ली। अब ऐसा करते हैं, मैं डी पॉइंट में ना कंक्लूजन लिखवा देती हूँ। तुम जब नोट मेकिंग करो ना सी पॉइंट की, उसके बाद ना कुछ कंक्लूजन्स लिख लेना, ठीक है? जितना कुछ भी अपन ने सीखा है तो कंक्लूजन्स लिख देते हैं। कंक्लूजन्स लिख देते हैं वेरी जेन्युइन, कि अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल से एसोसिएटेड इंक्रीज कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करवाना पड़ेगा। तो बच्चों, हम लोग डिक्रीज कैसे करवाएंगे? हम लोग डिक्रीज करवाएंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट में लाके, है ना? क्योंकि हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करवाना है? डिक्रीज करवाना है। और वैसे ही मान लो, बस ये कंक्लूजन है, अगर मान लो एक कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो अब की बार हम लोग इंक्रीज करवाएंगे। इसका मतलब अब की बार यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, ये है कंसेप्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? मैथमेटिक्स इज सुप्रीमली इजी। बस ये कंसेप्चुअल पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है? देख लो, डन। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन, ठीक है? ये हो गया हमारी आज की क्लास, ये हो गया जितना भी कंसेप्चुअल डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर है, बस यही कंसेप्ट है। अब सिंपल मैथमेटिक्स चलेगी और वो मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा इजी है, एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। उसी फॉर्मूला के ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है सेल्फ इंडक्टेंस का, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो तुम्हें याद रखना है। सारी चीजें ऐसे 30 सेकेंड्स में निकाली जाएंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर कल शाम को 6 बजे इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय बाय।